दिन भर की सुर्खी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अमृत प्रदान किए। देश भर से 84 कलाकारों को सम्मान के तहत ताम्रपत्र सहित 1 लाख रुपए की नकद राशि दी गई। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के उरी में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में तलाशी अभियान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना की करेंगे शुरुआत। देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों तथा शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सहयोग करना है योजना का उद्देश्य। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कई नियम लागू। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक भी अलर्ट पर। केंद्र और आईसीएमआर का उच्च स्तरीय दल कोझिकोड में हालात पर काबू पाने में जुटा। और लखनऊ में आज से शुरू हो रहे हैं डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 के मुकाबले। भारत के शशि कुमार मुकुंद और मोरक्को के यासिन डिलिमी के बीच आज खेला जाएगा पहला एकल मुकाबला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए। विशेष उपलब्धि पुरस्कार समूचे भारत के 75 वर्ष से अधिक आयु के उन कलाकारों को दिया गया जिन्हें अभी तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत ताम्रपत्र और अंग वस्त्र के साथ 1 लाख रुपए की नकद राशि भी दी जाती है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार एक राष्ट्रीय सम्मान है जो संगीत नाटक प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों के साथ साथ शिक्षकों और विद्वानों को दिया जाता है। किस तरीके से दिए जाते थे, रसूख कहां तक काम आता था, सबको पता है। मैं विवेचन नहीं करना चाहता, पर पिछले गत सालों में पद्म अवार्ड उनको दिए गए जिनको कभी उम्मीद नहीं थी और मिलने के बाद समाज ने कहा सही आदमी को दिया, सही महिला को दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यानी आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगी। इसका उद्देश्य न केवल देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों साथ ही शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है। पीएम मोदी पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों की सहायता करने पर हमेशा ध्यान देते रहे हैं। 18 पारंपरिक शिल्पकारों और कर्मियों को शामिल करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाएं सर्वसुलभ और गुणवत्ता में सुधार करना है। तो आपको बता दें कि आने वाले कल यानी कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कल प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। वहीं कामगारों के लिए इस बार की विश्वकर्मा जयंती कुछ खास होने जा रही है। कल से शुरू होने जा रही पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर पूरे देश भर के कारीगर और शिल्पकार बेहद खुश हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा और लाहौल स्पीति के कारीगरों में इस योजना को लेकर खासा उत्साह है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। देश में हर वर्ग के कल्याण और स्वरोजगार के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कई योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीनी स्तर के कामगारों के कल्याण के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू करने जा रहे हैं। योजना के जरिए कामगारों को उनकी कला के जरिए उचित मंच देना है। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला अपने हस्तशिल्प कला के लिए विख्यात है और अपनी परंपरागत विरासत को संजोए हुए है। यहाँ का चंबा रुमाल,
चंबा चप्पल और चंबा चुख यानी मिर्च की चटनी समेत तमाम उत्पाद प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। चंबा चप्पल बनाने वाले कारीगर इस योजना को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये काम मैंने अपने पिता, अपने दादा, अपने चाचा, यानी कि मेरा ये पारिवारिक काम है और इसी काम को आगे बढ़ाए हुए मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। भारत सरकार भी 17 सितंबर को विश्वकर्मा के नाम से रोजगार की एक नई योजना लेकर आने वाली है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री देश के विभिन्न हिस्सों से और विशेषकर हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा से चंबा चप्पल से संबंध रखने वाले कारीगरों को अपनी कला और उसको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन है। वहीं हिमाचल का जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में हथकरघा और लकड़ी के सामान बनाने वाले युवा दंपति को विश्वास है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के शुरू होने के बाद दस्तकार और कारीगर आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। आज जो हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में सुना तो काफ़ी अच्छी योजना लगी ये, इसके ज़रिए जो हम जैसे लघु व्यवसाय वाले हैं जो भी है उनके लिए बहुत अच्छी पहल है ये। पिछले 2-3 साल से हथकरघा का काम कर रहे हैं, जो सोता घर वगैरह बनाते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में हमें पता चला और ये जो हथकरघा का जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी योजना है और इससे हम जैसे कारीगरों को आर्थिक मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के शुरू होने के बाद जहां ये शिल्पकार आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, वहीं इस प्राचीन कारीगरी को एक नई ऊर्जा मिल सकेगी। चंबा से विकास ठाकुर, केलंग से कुंदन लाल के साथ संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, शिमला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के द्वारका में यशो भूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 5,400 करोड़ रुपए की लागत और 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल परियोजना क्षेत्र पर विकसित यशो भूमि विश्व के सबसे बड़े MICE गंतव्य में से एक होगा। यशो भूमि में एक भव्य कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य सुविधाएं भी हैं। 11,000 प्रतिनिधियों से अधिक की बैठने की क्षमता के साथ कन्वेंशन सेंटर में 15 सम्मेलन कक्ष, ग्रैंड बॉलरूम और 13 बैठक कक्ष शामिल हैं। कन्वेंशन सेंटर देश के सबसे बड़े LED मीडिया भाग से सुसज्जित है। बैठने की अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कन्वेंशन सेंटर का प्लेनरी हॉल आगंतुकों को विश्व स्तरीय अनुभव भी प्रदान करेगा। यशो भूमि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से भी जुड़ेगी। प्रधानमंत्री द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशो भूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लाखों लोगों को मुफ्त इलाज भी मुहैया करा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़ा इस वक्त मनाया जा रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, और साथ ही सभी लोगों से गुजारिश भी की कि आप सभी अपने अपने शरीर का एक अंग जरूर दान करें, जिससे कि जरूरत पड़ने पर किसी मरीज के वो काम आ सके। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उरी हथलंगा इलाके में आज हुई एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस इलाके में सुबह आतंकियों के देखे जाने के बाद सेना और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। सुरक्षा बल इस इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चला रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA कथित आतंकी साजिश के मामले में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार कोयम्बटूर में 2022 कार बम विस्फोट मामले में यह छापेमारी की गई है।
कोयम्बटूर में पिछले साल ईश्वरन कोविल स्ट्रीट में मौजूद प्राचीन थिरुकोविल मंदिर के सामने एक आईईडी से लदी कार में धमाका हुआ था और बाद में एनआईए ने इस मामले की जांच अपने हाथ ले ली थी। भारत सरकार ने एनजीओ, निजी स्कूलों, राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में छठी कक्षा से कक्षावार आधार पर 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल को मंजूरी दे दी है। इस पहल के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी ने देश भर के 19 नए सैनिक स्कूलों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। साझेदारी मोड के तहत नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए आवेदनों के आगे के मूल्यांकन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड में 23 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस पहल से पिछले पैटर्न के तहत कार्यरत मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों के अलावा सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वाधान में साझेदारी मोड के तहत कार्यरत नए सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के दृष्टिकोण के पीछे का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित बेहतर करियर के अवसर प्रदान करना है। ये निजी क्षेत्र को आज के युवाओं को कल के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रशिक्षित करके राष्ट्र निर्माण की दिशा में सरकार के साथ मिलकर काम करने का अवसर भी प्रदान करता है। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोन ऐप्स द्वारा लोगों से फ्रॉड को देखते हुए सरकार ने अब सख्त रुख अपना लिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि इसको लेकर गूगल और एप्पल को भी जरूरी सलाह दे दी गई है। इनसे कहा गया है कि वो असुरक्षित एप्लीकेशंस या अवैध एप्लीकेशन को जगह ना दें। इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भी जल्दी ही विचार विमर्श किया जाएगा। That both Google Play Store and the Apple App Store has many apps that are used by Indians and Indian citizens for different applications, and there is certainly one set of apps that we have been tracking, which are loan apps, and just about 6 to 8 months ago, MeitY and the Home Ministry combined took down and blocked about 120 odd loan apps that were illegally operating in India. We have issued an advisory to themselves, to both Google and to Apple, that they must not onboard unsafe apps or illegal apps, because it is our government's objective and mission to keep the internet safe and trusted for all digital Nagriks. And we intend to have earliest a meeting with the RBI to make sure there is a whitelisting. That means there is a norm of only allowing permitted loan apps on these two play stores. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सनातन के खिलाफ बयानबाजी की आलोचना की है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा कि सनातन धर्म ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। दुनिया की कोई ताकत सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सकती। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म का जहाँ तक प्रश्न है, यह नित्य नूतन फिर पुरातन है। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, यानी जाति, पंथ, मजहब, इन सब सारी चीजों से ऊपर उठकर पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। यह संदेश देने वाला जी कोई धर्म है और सनातन धर्म है। यह न इसका आदि है न अंत है। दुनिया की कोई ताकत इस सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सकती। वहीं राजस्थान के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिन में राज्य के अधिकांश भागों में बारिश के आसार रहेंगे। राज्य में 19 सितंबर तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान अलग अलग इलाकों में कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां फतेह अली रेलवे कॉलोनी में एक मकान ढह जाने से नीचे दबकर 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। ये इमारत काफी पुरानी बताई जा रही है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। वहीं मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ हादसे में हुई जनहानि पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराने का भी निर्देश दिया। अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां आम्रपाली बिल्डर्स की एक निर्माणाधीन साइट पर अचानक से लिफ्ट गिर जाने से हादसे में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 8 हो चुकी है। शुक्रवार को हुई इस घटना में पहले 4 मजदूरों की मौत हो गई थी और 5 अन्य लोग घायल हो गए थे, जिनकी हालत भी काफी नाजुक बनी हुई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने देश भर के किसानों को लाभान्वित किया है। मछली पालन करने वाले हितग्राही इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आमदनी को बढ़ाने में सफल हुए हैं और ऐसे ही कुछ सफल मत्स्य उत्पादक इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। मुझे मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण एवं फिश क्यूज के लिए मुझे विभाग से राशि स्वीकृत की गई, जिसके कारण मुझे पहले मैं परंपरागत खेती करता था जिसमें धान और गेहूं की खेती होती थी, जिससे मेरा भरण पोषण नहीं हो पाता था। लेकिन मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मुझे ये लाभ मिलने से मेरी आय में अंतर आ गया है, जिसके कारण मैं आज अपने भरण पोषण में और आर्थिक स्थिति में मुझे सुधार मिला है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ के जो प्रगतिशील मत्स्य कृषक हैं, जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, उनको हम जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की 33वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसमें शामिल होने के लिए यहाँ से चयनित करके भेज रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से इंसुलेटेड वाहन प्राप्त हुआ है। ये वाहन मिलने से मेरी आय में काफ़ी वृद्धि हुई है। लगभग 1000 रुपये प्रतिदिन कमाने लगा हूँ। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में भी मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 3 साल पूरे हो गए हैं। 2020 में शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत जिले में 72 से ज्यादा लोगों को लाभ दिया गया, जिसमें 60% अनुदान अनुसूचित जाति और महिलाओं को दिया गया। इससे जिले में मछली का उत्पादन बढ़ने के साथ लोगों की आय में भी इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 से लागू हुई है। जनपद अलीगढ़ में 3 साल में 72 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं महिला वर्ग के लिए परियोजना लागत का 60% अनुदान दिया जाता है एवं सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40% अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को काफ़ी लाभ हुआ है। मत्स्य संपदा योजना के तहत जो योजना चल रही है उसमें मैंने एक बायोफ्लॉग पॉइंट का निर्माण कराया है, जिसमें प्रधानमंत्री योजना के तहत 5,60,000 की सब्सिडी मिली है और जिसमें मछली का ये बहुत अच्छा हुआ है, उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। मैं जो है इस समय जो है मछली पालन का कार्य कर रहा हूँ और ये मैंने 2020 में जो है मत्स्य योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी हूँ। उसमें 2,20,000 रुपये का हमें सब्सिडी मिली। सब्सिडी मिलने के बाद जो है हमने कार्य को आगे बढ़ाया। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर बरेली के युवा सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं आपको। यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत आपको 60% की सब्सिडी मिलेगी। बहुत सोचने के बाद, बहुत समझने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस कार्य को करना चाहिए और मैं अधिकारियों के साथ मिलकर मैंने ये प्रोजेक्ट के लिए चालू करा काम। 2 प्रोजेक्ट मैंने लिए। पहला प्रोजेक्ट था बायोफ्लॉक, दूसरा प्रोजेक्ट था RAS। यह प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया है, जिसमें हमको प्रोजेक्ट में 60% की सब्सिडी मिली और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिनके सहयोग से ये प्रोजेक्ट लगा। मेरे पास ये 1 एकड़ ज़मीन करीब थी जिसमें मैं खेती करता था, जिससे मैं लाभ नहीं उठा पाता था। तो मुझे मत्स्य विभाग में मैंने संपर्क किया, तो वहाँ से मुझे अधिकारियों से पता लगा, तो मैंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से ये बायोफ्लॉक और नेचुरल फ्लॉक
एक मैंने लिया जिसमें मुझे 60% की सब्सिडी मिली गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें मैं तो रोज़गार प्राप्त कर ही रहा हूँ। पिछले साल मैंने शुरू किया अपना बायोफ्लॉक। इसमें मैंने पिछली बार एक क्रॉप निकालने की वजह लगभग मैंने 6 से 7 लाख रुपये प्रॉफिट निकाला मैंने 3 बीघे से। इस बार ही मैंने नई क्रॉप डाली है जो लगभग तैयार है, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो किसान भाइयों को इतनी बढ़िया बेहतरीन योजना का उन्होंने लाभ उठाने के लिए मौका दिया है। और चलिए अब बात करते हैं लखनऊ के, जहां विजयंत खंड स्टेडियम में आज से डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं और इसका ड्रॉ शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाला था। भारत के शशि कुमार मुकुंद और मोरक्को के यासीन डिलिमी के बीच पहला एकल मुकाबला खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए यह अत्यंत स्मरणीय क्षण है कि लगभग 23 सालों के बाद डेविस कप का आयोजन राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है। भारत की ओर से रोहन बोपन्ना भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।